तो इसमें ज्यादा जो प्रश्न बार बार किए जा रहे हैं वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसमें कोई संशोधन हो सकता है क्या, ठीक है, पूरी डिटेल बताऊंगा। परीक्षा शुल्क के बारे में पूछ रहे हैं कि जो न्यू स्टूडेंट है उनको ही देना है, ओल्ड स्टूडेंट को शुल्क देनी है कि नहीं देनी है, कितनी देनी होगी। इसके अलावा पेमेंट मोड किस तरह से रहेगा, इसमें ऑफलाइन भी जमा करा सकते हैं क्या, ऑनलाइन जमा करा सकते हैं तो कैसे जमा करा सकते हैं। ऑफलाइन में चालान के द्वारा होगा तो ई मित्र से होगा कि बैंक से होगा, कौन से बैंक से होगा, वो पूरी डिटेल बताएंगे इसमें। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर यदि किसी का खो जाता है तो उसके बाद में क्या प्रोसेस होगी, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। इसके बाद में एक प्रश्न और पूछा जा रहा है कि 2022 का जो हमारा प्रमाण पत्र होगा रीट का, उसकी वैधता कितनी होगी, उसकी वैलिडिटी कितनी होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इसमें, लगभग 10-15 प्रश्न हैं, उनको मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। उसके बाद में आपका कोई भी प्रश्न दिमाग में नहीं रहेगा। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, आप फॉर्म तभी भरना, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपका पूरा फॉर्म बताऊंगा मैं आपको, कैसे फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। कंप्लीट एक एक बिंदु को बताऊंगा मैं, तब उसके बाद में आप भरना, ठीक है। उसको आप प्रिंट आउट ले लेना, उसके बाद में उसको भर लेना अच्छे से, उसके बाद में आप ऑनलाइन करना, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी आपकी, क्योंकि नौकरी का सवाल है दोस्तों। चलिए आज हम आपको बता रहे हैं इसमें प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं जो सामान्य रूप से पूछे जा रहे हैं। देखिए यहां पर के साथ में समस्या हुई है, मैं रजिस्ट्रेशन यानी कि चालान जमा कराने के पश्चात मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकता हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया, मतलब चालान जमा करा दिया, अब मैं फॉर्म कैसे भर सकता हूं। अब तो बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे करेंगे। चालान एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के बाद पोर्टल पर दिए गए लिंक फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो चालान नंबर एवं वांछित जानकारी भरने के बाद ऑनलाइन आवेदन में चाहिए गई जानकारी सही सही भरनी होगी। यानी कि आपसे इसमें कुछ जानकारी मांगी जाएगी, चालान नंबर आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप वो करोगे, सबमिट करोगे, उसके बाद में आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। अब फॉर्म को कैसे भरना है उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखना, उसके बाद ही फॉर्म भरना, ठीक है। ऐसे तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। अगला सवाल किसी ने पूछा है, देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा स्तर लेवल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। ये बहुत ही कमाल का प्रश्न है, ठीक। तो इसका उत्तर सुनिए, आवेदक उक्त सूचना को पूर्ण रूप से जांच ले, क्योंकि चालान जनरेट करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। तभी तो हम कह रहे हैं आपसे दोस्तों कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल पूरी तरीका से निश्चिंत होकर के भरें, पूरी जानकारी लेकर के भरें, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम आपके पास है। सोच समझ के भरें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आराम से बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं, फिर भरें आप, गलती नहीं होनी चाहिए, बस यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। अगला प्रश्न है किसी का यहां, परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क कितना है। ये कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं। अब देखो इसका उत्तर देखते हैं हम। शुल्क के बारे में वैसे सामान्य सी बात है, प्रथम लेवल के लिए 550 रुपये है। जो पुराने स्टूडेंट हैं 2021 में जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको कोई फीस नहीं देनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक है आपके 550 रुपये, तो ये किसके लिए, दोनों स्तर के लिए 550 रुपये है। और यहाँ पर प्रत्येक दोनों स्तर में यदि आप दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको 750 रुपये रहेंगे। तो इसमें अंतर क्या है, इसमें आपके देखो पूर्व और नवीन आवेदन दोनों इसमें है, पूर्व और नवीन रहेंगे तो आपको इतने देने होंगे, ठीक है। तो ये देख लेना आप इसको, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। और यहाँ एक और है, स्तर लेवल द्वितीय पूर्व आवेदन दोनों परीक्षाएं देना चाहते हो तो आपको केवल 200 रुपये आपको देने होंगे। आगे देखिए अगला सवाल है इसमें, आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराए। देखिए आवेदक जो है वो चालान कैसे जमा कराए, तो यहाँ पर चालान जमा कराने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन आपका चालान जमा हो सकता है और एक ऑफलाइन आपका चालान जमा हो सकता है। दोनों तरीका से आप करा सकते हो। यदि आप ऑनलाइन से कराना चाहते हो तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड से कराना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से कराना चाहते हो, नेट बैंकिंग से कराना चाहते हो, तो इनके थ्रू आप करा सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट मोड में ध्यान रखें कि
एक बार भुगतान आपके खाते से होने के बाद दोबारा उसी चालान हेतु भुगतान पर क्लिक ना करें। आपका भुगतान बैंक से वेरीफाई होने में तुरंत अथवा 48 घंटे का समय लग सकता है। जैसे आपका भुगतान हो गया तो उसको वेरीफाई होने में टाइम लगता है, ठीक है। यदि आप ऑफलाइन चयन करते हैं तो ऑफलाइन में आप क्या करना होगा, बैंक के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से आप चालान जनरेट करना होगा आपको, ठीक है। चालान जमा कराने की जो अंतिम तिथि है उस अंतिम तिथि तक आपको राशि जमा करा देनी होगी, नगद राशि जमा करानी होती है इसमें, जिसका वेरिफिकेशन तुरंत अथवा 24 घंटे में हो जाएगा। बैंक या ई मित्र पर चालान जमा कराने के बाद अपनी चालान की प्रति या जमा रसीद की प्रति अपने पास भविष्य हेतु अवश्य रखें, क्योंकि वो आपके लिए काम आएगी। तो यहाँ पर आपको हमने बताया कि चालान आप 2 तरीका से जमा करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हो और ऑफलाइन कराना चाहे तो बैंक के माध्यम से करा लो, ई मित्र के माध्यम से करा लो। आपको चालान कॉपी मिल जाएगी, फीस जमा हो जाएगी आपकी, उसके बाद में उस चालान नंबर के थ्रू आप अपना फॉर्म भर सकोगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा दोस्तों, आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकता हूं। किसी ने पूछा है कि आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकता हूं। तो देखिए, इसमें वैसे आपने पढ़ लिया होगा, यहां लिखा है कि चालान जमा कराने की अंतिम तिथि आपकी 13 मई है, अतः 13 मई के उपरांत कोई चालान जनरेट अथवा जमा नहीं होगा। आपसे निवेदन है कि आप चालान जमा करवाने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करें, आप जल्दी से जल्दी अपना कार्य कर लें, चालान जमा आप फटाफट कर लें, क्योंकि इसमें वेबसाइट वगैरह नहीं चलती है, कई बार जमा नहीं होता है, ऑनलाइन का मामला है, कहीं मिस्टेक्स आ जाती हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम इसमें चलती रहती है, ठीक है। तो 13 मई आपको ये डेट ध्यान रखनी होगी। अगला सवाल है 7 नंबर, क्या आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी स्थिति में लौटाया जा सकता है या नहीं। जैसे मान लो आपने फीस जमा करवा दी तो वो लौटा सकते हैं कि नहीं। उत्तर सुनो, आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगी फीस किसी भी परिस्थिति में। देख लो, आगे सुनिए। अगला प्रश्न है, परीक्षा का स्तर या लेवल कौन सा सेलेक्ट करूं। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे फर्स्ट लेवल से भर रहे हैं या सेकंड लेवल से भर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको भरना होगा। देखिए उत्तर बता रहा हूं, यानी कि परीक्षा स्तर अथवा लेवल में स्तर अथवा लेवल फर्स्ट 1 से 5 के लिए, और जैसे आप 6 से 8 में भर रहे हैं तो लेवल 2 आपको भरना होगा, और दोनों में भर रहे हो तो बोथ का ऑप्शन आपको भरना होगा, ठीक है। अब इसमें अपनी शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता रीट विज्ञप्ति के अनुसार जिस स्तर अथवा लेवल के लिए पात्रता रखता है उसके अनुसार अपना परीक्षा स्तर या लेवल चयन करना होता है। यह विशेष ज्ञातव्य हो कि दोनों स्तर अथवा लेवल का आवेदन भरे जाने के लिए दोनों स्तर या लेवल की पृथक पृथक शैक्षिक या प्रशैक्षिक योग्यताएं अर्जित हों, यानी दोनों में यदि भर रहे हैं तो दोनों की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें सिंपल सा है कि आप वही सेलेक्ट करें जिसके लिए आप योग्य हैं। जैसे मान लो 1 से 5 के लिए योग्य हैं, BSTC आपने की हुई है तो आप फर्स्ट लेवल सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप बीएड धारी हैं, ठीक है, तो आप लेवल सेकंड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप दोनों की योग्यता धारण करते हैं तो आप दोनों के लिए बोथ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 9वें नंबर का हमारा प्रश्न है, कह रहे हैं कि कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया अथवा नहीं। बिल्कुल सही है, आपने चालान जमा करवा दिया, लेकिन आप कैसे निश्चिंत हो कि आपका चालान जमा हो गया। तो इसके लिए सुन लीजिए, आप पोर्टल पर जाकर के पोर्टल पर दिए गए चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें लिखा आ जाएगा क्या स्थिति है, उसकी स्टेटस दिखा देगा वहां पर, ठीक है। अगला सवाल, अगर मैं मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया तो कैसे पता कर सकता हूं। बिल्कुल इसका समाधान है, उत्तर सुनिए। कह रहे हैं कि आप पोर्टल पर जाकर पोर्टल पर दिए गए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन या चालान नंबर पर क्लिक करके कुछ जानकारी भर के आप दोबारा से ज्ञात कर सकते हो, इसलिए इसकी टेंशन नहीं है। यदि भूल गए तो दोबारा मिल जाएगा, उसको फॉरगेट करके हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटो और साइन किस साइज में हम कैसे अपलोड करने होते हैं हमें। तो इसके लिए सुन लो आप, इसमें साइज फिक्स कर रखी है और फॉर्मेट भी फिक्स कर रखा है, उसी फॉर्मेट में उसी साइज में होना चाहिए। आवेदन फॉर्म में फोटो का साइज आपको 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, समझ लो, यानी 20 KB से 100 KB, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए। और हस्ताक्षर का
जो साइज रहेगा वो 10 KB से 50 KB होना चाहिए आपका। आधार कार्ड का जो साइज है वो 10 KB से 50 KB और 10वीं की अंक तालिका का 10 KB से 100 KB होना चाहिए। सभी इमेज का फॉर्मेट जो है वो JPG होगा, समझ गए, JPG में होना चाहिए आपका, तभी जाकर के वो अपलोड हो सकेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है और साइज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उसी तरह से वेबसाइट को बनाया जाता है, इसलिए इस साइज में यदि आप नहीं रखोगे तो फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा, अपलोड ही नहीं होंगे डॉक्यूमेंट्स। अगला सवाल है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट नहीं लिया अथवा खो गया तो क्या करें। देखिए उत्तर सुनिए, अगर प्रिंट नहीं लिया अथवा खो गया तो आप पोर्टल पर रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करके दोबारा से प्रिंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, आवेदन भरने में अगर कोई समस्या आए तो मैं क्या करूं। इसके लिए एक नंबर है, उसको नोट कर लें आप। हेल्पलाइन नंबर है, देखिए 0145, ठीक है, 26304336, ये जो नंबर है इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक मोबाइल नंबर भी है यहाँ 77378048 पे आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि परीक्षा शुल्क जमा आदि की समस्या हेतु निम्न बैंक के दिए गए नंबर पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको चालान या परीक्षा शुल्क से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल है हमारा, देखिए इससे रिलेटेड कह रहे हैं, इसमें 14 नंबर का सवाल है कि रीट परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की रहेगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो हम बता दें आपको, इसकी जो वैधता रहेगी वो रहेगी आजीवन, लाइफ टाइम है। एक बार आपने योग्यता ले ली वो हमेशा के लिए चलेगी। ठीक है, ऐसे। अगला है हमारा प्रश्न, क्या मैं अपने गृह जिला में परीक्षा केंद्र के प्राथमिकता क्रम में चयन कर सकता हूं। मतलब ये हुआ कि क्या मैं अपना गृह जिला परीक्षा केंद्र के प्राथमिकता क्रम में चयन कर सकता हूं, यानी परीक्षा केंद्र के रूप में मैं अपने गृह जिले का भी सिलेक्शन कर सकता हूं क्या, ये है मतलब। तो बहुत बढ़िया सवाल किसी ने पूछा है ये। देखिए, हाँ, आप अपने गृह जिले को परीक्षा केंद्र के प्राथमिकता क्रम में भर सकते हो, यानी कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को भी परीक्षा केंद्र के रूप में सेलेक्ट कर सकते हो। गृह जिले का परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटन रीट कार्यालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। परीक्षा केंद्र आवंटन का सर्वाधिकार रीट कार्यालय के पास सुरक्षित है। ये जरूरी नहीं कि आपने होम डिस्ट्रिक्ट भरा है तो होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले। ये अधिकार आपका रीट वालों के लिए है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो रीट की एजेंसी होगी, उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, आगे अगला सवाल है, मैं टीएसपी या शहरिया क्षेत्र से हूं, तब मुझे आवेदन पत्र भरते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मुझे, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि आप जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित शहरिया क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं एवं अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप अपनी तहसील एवं गांव के नाम का उल्लेख करें जरूर, क्योंकि उससे पता लगेगा। आप उस क्षेत्र का नाम लिखें, आप तहसील का नाम लिखें, गांव का नाम जरूर लिखें। आपका जिला, तहसील, गांव, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित शहरिया क्षेत्र के होने चाहिए। ठीक है, इसमें यदि आपने अन्य जिला या तहसील में आदर्श अथवा गांव में आदर्श का चयन किया तो आप टीएसपी या शहरिया क्षेत्र के नहीं कहलाएंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, यदि आपने जिला या तहसील में आदर्श का ऑप्शन चयन कर लिया तो ठीक है, तो आपको टीएसपी और शहरिया क्षेत्र का लाभ नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये हमारे कुछ सामान्य प्रश्न थे जो बच्चों के द्वारा ज्यादातर पूछे जा रहे थे। अब इसमें एक दो बात और हैं, उनको भी समझ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं उनको भी समझ लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में पुराने अभ्यर्थी से आशय है रीट 2021 के स्तर लेवल 2 अथवा दोनों स्तर लेवल के आवेदित अभ्यर्थी से मतलब है। ओल्ड कैंडिडेट, पुराने कैंडिडेट का मतलब है L2 अथवा बोथ वाले। ठीक है, उसके अलावा लेवल प्रथम वाले ओल्ड नहीं है। ठीक है, उनको तो मतलब पोस्टिंग देने वाले हैं अब। ठीक है, उनकी एग्जाम रद्द नहीं हुई है। आगे है, स्वयं का सुस्पष्ट नवीनतम रंगीन फोटो एवं साइन अपलोड करें एवं 2 अतिरिक्त फोटो स्वयं के पास भविष्य में प्रवेश पत्र आदि के लिए सुरक्षित रखें। तो फोटो बढ़िया वाले खिंचवा लें अच्छे से, एकदम चमाचम बढ़िया से ढंग से, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। ऐसे
आगे है अपना आधार कार्ड नंबर सही इंदराज करें एवं सुस्पष्ट आधार कार्ड की फोटो अपलोड करें, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया सा फोटो उसका खींचें और जो हमने साइज बताई है उसी साइज में उसको आप जेपीजी फॉर्मेट में करिए और उसमें अपलोड कर दीजिए आप। ठीक है, ऐसे स्वयं की 10वीं की अंक तालिका सुस्पष्ट अपलोड करें एकदम अच्छे से। अपना मोबाइल नंबर सही रूप से इंदराज करें, अपना ईमेल सही रूप से इंदराज करें ताकि जो सीधे सूचना आपके ईमेल तक पहुंच सके। आगे कह रहे हैं कैटेगरी या श्रेणी का सही रूप से इंदराज करें। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और आप SC ST OBC MBC EWS में किसी में भी आते हैं तो आप सही से चयन करें। SC है तो ST का चयन, SC का चयन करें, ST का, OBC का, MBC EWS का, जिसमें आप हैं उसी का चयन ढंग से करें आप। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। आगे है राजस्थान के मूल निवासी होने एवं ST कैटेगरी चयन करने पर ही TSP या सेरिया का चयन करें आप। ठीक है, अन्यथा नहीं। TSP या सेरिया का चयन करने पर संबंधित तहसील या गांव का चयन आपको जरूर करना है। ठीक है, ऐसे यदि आप दिव्यांग हैं और एवं आपके पास सक्षम स्तर से नियमानुसार आरक्षण पात्रता धारण करने हेतु जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तभी दिव्यांग ऑप्शन का चयन करें आप। ठीक है, प्रमाण पत्र के बिना आपको लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रख लें। यदि आप स्वयं भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक ऑप्शन का चयन आप करें। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो प्रश्न बार बार बच्चों के द्वारा पूछे जा रहे हैं, वो हमने यहाँ पर आपके साथ में साझा किए। तो आशा करते हैं अब आपके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। अब भी यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न घूम रहा है तो आप जरूर कमेंट के रूप में सवाल करें, आपके समाधान हम जरूर करेंगे उसका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, इस वीडियो को अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस पे हम आपको सारी कुछ जानकारी देते हैं। आपको हम ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर फ्री उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे संस्कृत का है, साइकोलॉजी का, चाहे रीड की तैयारी करो आप, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, और स्कूल स्तर के लिए तो हमने चला ही रखा है कोर्स। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।